नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग। मैंने आप लोगों से वादा किया था एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इंडोनेशिया पे ज़रूर लाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। ये बहुत ही अलग वीडियो है। आज तक इस टॉपिक पे आपने कभी वीडियो नहीं देखी, और बहुत ही मन प्रसन्न करने वाली और एकदम टेक्निकल नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जिसमें हम कंपेयर करेंगे डायरेक्टली इंडोनेशिया और नेपाली, और कैसे हम कहते हैं कि इंडोनेशिया की एनर्जी कम है और नेपाली की ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको डायरेक्टली ले चल रहा हूँ रुद्राक्ष की तरफ, और एक अच्छा कंपेयर करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आपको मैं बीट्स दिखा रहा हूँ कुछ। ये छः मुखी है हमारे हाथ में एक पीस, और ये भी हमारे हाथ में एक छः मुखी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बीट। और ये देख सकते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष, एकदम गहरे मुख। अब आप लोग मुझे यहीं पे वीडियो पॉज करके बताएं, ये नेपाली है या इंडोनेशिया, ये नेपाली है या इंडोनेशिया, ये नेपाली है या इंडोनेशिया। तो मैं वीडियो यहीं पॉज कर रहा हूँ और आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। दोस्तों, रिप्लाई ज़रूर करना, तभी मज़ा आएगा, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है अब सब लोगों ने रिप्लाई कर दिए होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं। अब आप अगर दोनों को टेक्निकली देखो, दो ही छः मुखी लिया है मैंने, ठीक है। अब देखें, अगर आप इसको छेद बोलते हो, नेचुरल छेद होता है, तो ये भी नेचुरल छेद है, मैन मेड नहीं है। अब इसको मैं उल्टा करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से इसकी सतह जो है बंद है, ये खोलना पड़ेगा। और नेपाली में भी ये सतह देखिए बंद होती है, किसी किसी में आकार लिया हुआ होता है, बस इतना फ़र्क होता है। लेकिन अब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका देखेंगे, तो अब समझ में आएगा कि नेपाली में और इंडोनेशिया में क्या फ़र्क है। और इनमें ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं दिखेगा, कलर के ऊपर मत जाइए, कलर तो सब तरीके के आते हैं। अब जो फ़र्क होता है वो इसके स्ट्रक्चर का होता है। और दूसरी बात क्या है, इंडोनेशिया छोटा दाना होता है, तो जब मैच्योर होता है तब वो ऐसा हो जाता है। ये मेरे हाथ में जो दोस्तों है, ये इंडोनेशिया का छः मुखी है और ये नेपाल का छः मुखी है। अब आप देखिए, जब ये पूरा पक गया है, अच्छे से मैच्योर हो गया है, तो अब दोनों में कोई भेद नहीं रहा। इसका मतलब इंडोनेशिया पहनने में कोई बुराई नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कमज़ोर तब होता है क्योंकि ये छोटा दाना होता है। ये पूरा खुलने लग गया तो इसके मुख गहरे, यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ पे इसका एंड होता है। बट रेयरली ये इतने बड़े भी मिलते हैं। अगर टेक्निकल बात करो, इस टाइम पे मेरे हाथ में इंडोनेशिया नेपाल से बड़ा दाना है। ये 11 मुखी रुद्राक्ष दोस्तों, ये भी इंडोनेशिया का 11 मुखी है। देखिए कुदरत क्या क्या देती है। ये रेयर चीज़ ज़रूर है, बट ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बीड है। कोई भी इसको अगर बिना बताए दिखाए जाए तो इसको नेपाली छोटा दाना मान सकता है। ये इसकी लैब रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। 20 mm का ये 11 मुखी है, ठीक है। और इसका 2 ग्राम से कम वेट है, ठीक है। तो ये आप देखें, और ये देखिए, ये जो छः मुखी आपको दिखा रहा था, 18.92 mm का इसका वेट है, और सॉरी साइज़ है। और वेट देखें, 3 ग्राम का दाना है। अच्छा खासा वेट लिया हुआ और अच्छा खासा साइज़ में। ये अभी लैब टेस्ट नहीं है तो इसकी लैब नहीं दिखा रहा हूँ, नेपाल वाले की। ये देखिए इसका एक्सरे, एक्सरे सब में मिलेगा। ये देखिए 11 मुखी वाले का एक्सरे, ये देखिए। तो जैसा आपको नेपाली का एक्सरे मिलता है, ये सेम आपको इंडोनेशिया भी मिलते हैं, और इसमें भी कंपार्टमेंट और सीड होते हैं। तो जो लोग बिना किसी रीज़न के इंडोनेशिया से परहेज करते हैं, उनके लिए एक सवाल है कि परहेज क्यों, और क्यों ये आपको ख़राब लगता है। देखो बात क्या होती है, हमारा काम है नॉलेज देना, तो नॉलेज जेन्युइन होनी चाहिए। ये देखिए, बीट छोटा है तो मुख कम खुल रहे हैं, और बीट बड़ा है तो मुख ऐसे दिख रहे हैं। बस ये भेद होता है, और कोई भेद नहीं होता। ये भी पूरी तरह काम करते हैं। जिनका बजट नेपाली का नहीं होता, आँख मीच के इंडोनेशिया पहनने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कितना शानदार दाना है। ये सारे 11 मुखी हैं यहाँ पे अलग अलग साइज़ में मेरे पास, और ये सारे के सारे 6 मुखी अलग अलग साइज़ में मेरे पास, और सारे इंडोनेशिया है। तो दोस्तों, अब दोस्तों, ये वीडियो में आपको मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाया, और हमारा काम है आप तक नॉलेज पहुंचाना।
अब दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं जो कहीं से कुछ सुनते हैं उसको प्रमोट करने लगते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता क्यों कर रहे हैं, ये नॉलेज ऑथेंटिक है भी या नहीं है। कुछ लोग शाणे होते हैं, उनको पता सब होता है, बट लोगों को मोल्ड करना है, कारण व्यापार बढ़ाना है, लोगों को मिथ दे दो और दूसरे चीज़ के दाम बढ़ा दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होते हैं, मार्केट में हाइप बनाई जाती है और छोटे धंधे को बड़ा धंधा बनाया जाता है। देखो, हमने ये काम शुरू किया था, ये प्यार मोहब्बत से किया था और मकसद था भगवान शिव की चीज़ें भक्तों तक पहुंचाना। अब सीधी बात है, कोई भी चीज़ फ्री में तो आती नहीं, मेरा भी पैसा लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, तो पैसे तो मैं भी कमाने बैठा हूँ। लेकिन लोगों को दुखी करके अगर हम अध्यात्म में पैसा कमाएंगे, ठग के पैसा कमाएंगे, वो पैसा हमको भी लगेगा नहीं और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर हम अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं या हम कहते हैं हमें इस चीज़ की नॉलेज है, तो लोगों को सही नॉलेज तक कनेक्ट कराना। आपका बजट नेपाली सिद्धमाला का नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी है कि इंडोनेशियन पहनना दोषित है, वो आप पहन नहीं सकते। खुश होके पहनिए, मज़े से पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा नेपाली कर रहा है। जब आप 8 mm 10 mm का नेपाली मांगने को तैयार हो, पहनने को तैयार हो, तो इंडोनेशिया से क्यों परहेज है? टेक्निकल स्ट्रक्चर तो सेम है दोनों का। हाँ, अब यहाँ पे बात लवर्स की आती है तो बात अलग है। अगर हमको नॉलेज नहीं है तब हम इंडोनेशिया से परहेज करने लगे, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि आपको अगर नॉलेज भी नहीं है और उसके हिसाब से आप कह रहे हो इंडोनेशिया कहीं से सुना आए हो, बेकार होता है, काम नहीं करता। ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेझिझक इंडोनेशिया पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। और 90% से ज़्यादा लोग इंडोनेशिया ही यूज़ करते हैं। ये मेरा इंडोनेशिया का कलेक्शन है पूरा और एक एक बीड बहुत शानदार इसमें छाट के निकाला हुआ बड़ा बीड है। आप देखें, कोई भी बीड पकड़ने, ये देखिए 8 मुखी दिखा रहा हूँ, 15 mm, 17 mm और ये मेरे पास 19 mm का भी है और यहाँ पे मेरे पास 18.25 mm का भी है। ये देखिए इतने बड़े बड़े पीस। ठीक, अब जिसका बजट नहीं है नेपाली का, आप इंडोनेशिया में जाओ, इंडोनेशिया में भी अच्छी क्वालिटी आती है, बट लोगों ने इसको ख़राब बोल बोल के इंडोनेशिया को दिखाना ही बंद कर दिया। ये देखो, आपको 9 मुखी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट गोल। इतनी गोलाई वाला रुद्राक्ष आपको नेपाली में नहीं मिलेगा, वहाँ तो ओवल मिलता है। तो ये चीज़ समझने की होती है। 13 मुखी देख लीजिए, कितना बड़ा 13 मुखी है। साइज़ बता देता हूँ इसका, 19.50 mm है, यानी कि लगभग 20 mm का दाना है। कलेक्शन की बात होती है, कुदरत सब देती है, सबको सब मिलता है। ये देखो 7 मुखी एकदम बढ़िया दाने, साइज़ देखो आप, सब मिलेगा। 1 मुखी तो आते ही चावल के साइज़ का है। तो 1 से 16 मुखी तक मेरे पास हमेशा अच्छे दाने स्टॉक में रहते हैं और जिसका जैसा बजट है वो उसको प्राप्त होगा। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था, जो सबके काम की चीज़ है कुदरत ने वो तादाद में दी है, तो इंडोनेशिया तादाद में मिलता है। तो आराम से पहनो, आराम से इसका इंजॉयमेंट लो, बिल्कुल महादेव के करीब जाओ। सेफ चीज़ वही है, अगर आपने मान लो नेपाली रुद्राक्ष ले लिया, सबसे बढ़िया आप लोग 14 मानते हो, चलो 14 की बात करते हैं, आपने 34 mm का 14 मुखी ले लिया, फुल सीड ले लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लेते हैं। चलो और थोड़ा ऊपर चलते हैं, 21 मुखी आपके पास है कंप्लीट फुल सीड का कलेक्टर साइड, सुपर कलेक्टर मान लो 42 mm का, महादेव की असीम कृपा। अब आपने उदाहरण कर लिया, काम धंधा आपके पास कुछ है नहीं, एफर्ट्स कुछ करते नहीं, कर्म कुछ है नहीं, शुद्धता का आचरण नहीं, तो क्या वो 21 मुखी आप पे पैसा बरसा सकता है? खुद अपने आप से इस सवाल को करें और इसका जवाब अपने आप को दें। क्योंकि खाली रुद्राक्ष ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, रुद्राक्ष अपने आप में सब कुछ है, लेकिन जब तक हमारी सही भावनाएं उसके साथ ना जुड़ी हो। आपकी भावनाएं गलत है, यार इतना पैसा लग गया, इसको पहन लिया, इससे कुछ तो हो नहीं रहा, ये वो आपके दिमाग में हर टाइम यही चलना शुरू हो जाए, तो वही रुद्राक्ष की एनर्जी आपको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी,
चाहे आपने कितना ही महंगा 21 मुखी पहन रखा हो, कलेक्टर पहन रखा हो, सुपर कलेक्टर, दुनिया का सबसे दुर्लभ पहन रखा हो, और वही आपने छोटा सा रुद्राक्ष इंडोनेशिया का पहन रखा है, और पहनते ही आपके अंदर ये भाव आ जाए कि आज रुद्राक्ष मेरे जीवन में आया, महादेव की असीम कृपा हो गई, और हर दिन दिन प्रतिदिन मैं पहले से बेहतर होता जा रहा हूँ, शुद्ध होता जा रहा हूँ, महादेव के एक कदम करीब आता जा रहा हूँ, और हर रोज जब भी मुझे अपनी कोई नकारात्मकता मुझे रियलाइज होती है, मैं उसका त्याग करने में बड़ा सक्षम हूँ। यहाँ लोग रुद्राक्ष लेते बाद में पहले कहते हैं सर हम दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, इसको खाते हुए पीते हुए क्या रुद्राक्ष धारण करें, कोई दोष तो नहीं है? दोस्तों, गड्ढा जहाँ होता है वहीं पानी भरता है। सवाल का जवाब भी आपके पास है, क्या नॉनवेज खाना, दारू पीना श्रेष्ठकर काम है या दुष्कर काम है? इसका जवाब आप अपने आप को दें। अगर आत्मा कहती है आपकी ये श्रेष्ठकर काम है, बेटा खूब पियो, खूब मुर्गे फाड़ो, खूब नॉनवेज खाओ, तो डेफिनेटली आप रुद्राक्ष धारण करें और खाते पीते करें, फिर तो कुछ गलत ही नहीं है ना। अगर आपको वो काम लगता है कि गलत है और रुद्राक्ष धारण करना है, तो रुद्राक्ष आप जीवन में सकारात्मकता के लिए लाए हो, तो अपने आप को भी ये संकल्प करना जरूरी है कि आज से हम रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम नॉनवेज और दारू दोनों छोड़ेंगे। तो दोस्तों, सटीक जवाब तो इसका यही है, बाकी आपके ऊपर है। आप नॉनवेज खाते हुए पीते हुए उसको धारण करें या उतार के धारण करें, वही वाली बात है। मंगलवार को सर हम नॉनवेज नहीं खाते, बाकी दिन खाते हैं, वो हनुमान जी का दिन है। तो मंगलवार के अलावा क्या हनुमान जी आपको नहीं देख रहे? ये समझने की बात है। हम लोग चीज़ों को गलत वे में ले जाके गलत तरीके से आचरण कर लेते हैं, लेकिन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है, और ऐसी बातों का जवाब हमारे पास खुद होता है, दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। हम दूसरे से सिर्फ इसलिए पूछते हैं, शायद कोई हमारे मन की बात सामने वाला कह दे तो उस पर एक परत चढ़ जाएगी, हम भी खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई सही बात है, रुद्राक्ष उतारो, नॉनवेज खाओ, जब खा लिया हाथ पैर धो लिया वापस पहन लो। कोई सामने वाला ऐसा कह दे। दोस्तों, मैं सामान बेचने के लिए ऐसी बातें कभी नहीं करता, ये चॉइस आपकी है। आपको खाते हुए पहनना हो, पीते हुए पहनना हो, कुछ करते हुए पहनना हो, मेरा तरफ से कोई सजेशन नहीं है। मेरा काम सिर्फ रुद्राक्ष देने का है, आप ले लो फिर कैसे करो। लेकिन असली बात यह है, जब जीवन में सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो नकारात्मकता को त्यागना जरूरी है, तभी तो सकारात्मकता बढ़ेगी। अब ये ऐसी बात हुई, सकारात्मकता दूध की तरह है, एकदम सफ़ेद, और नकारात्मकता एकदम काली है, मच्छर की तरह। एक छोटा सा मच्छर भी अगर आपके दूध के गिलास में गिर जाए तो वो पूरा सफ़ेद दूध अलग दिखेगा, वो खाली काला मच्छर आपको दिखाई देगा। अब सोचो पूरा गिलास में दूध 2 बूंद है और बाकी सब काला है, और हमें वो काला साफ करना है, तो अब सोचो कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो यही आपका जीवन है, यही हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वो दूध के गिलास में मच्छर भी हमें बर्दाश्त नहीं है, तो हमारे जीवन में ये छोटे छोटे, जब पूरा गिलास ही काला हो गया तो उसको सफ़ेद कैसे करोगे? तो उस सफ़ेद करना है तो उतने प्यूरीफायर लगाने पड़ेंगे, उतना प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। और जीवन में गंदगी को आकर्षित करना बड़ा आसान काम है। आपसी जीवन को डिसिप्लिन से जीना छोड़ दो, गंदगी तो ऐसे ही आ जाती है। लेकिन जब जीवन को डिसिप्लिन बनाना है, मर्यादित बनाना है और किसी के लिए आदर्श बनाना है, तो डेली उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसको निखारना पड़ेगा, उसको डेली साफ़ करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई ज़मीन का प्लॉट खरीद लिया, बहुत साफ़ सुथरा प्लॉट था, खरीद लिया, 10 साल बाद आप गए क्योंकि आपको नीड नहीं थी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अब वहाँ देख रहे हो वहाँ पे कूड़ा भी है, बिच्छू भी निकल रहे हैं, सांप भी निकल गए, घास भी बड़ी बड़ी हो गई, कितने तो प्लांट सूख गए वहाँ पे अपने आप उग के। अब उसको वापस पहले जैसा बनाना तो सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। गंदा तो 10 दिन में आ जाएगा, आप साफ कर जाओ, 10 दिन बाद जाओ वहाँ फिर पे घास उगाएगी, है ना। तो ऐसे ही जीवन है, जीवन में गंदगी आकर्षित करना कोई भी कार्य ना करने के बराबर है, लेकिन उसको साफ सुथरा रखना अपने आप को रोज कोल्हू में पेलने जैसा है, मेहनत करनी पड़ेगी।
ध्यान करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही रुद्राक्ष को जीवन में लायो और रुद्राक्ष का पूर्ण फल चाहिए तो गंदगी को त्यागना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे। किसी को मेरी कोई बात खराब लगी हो उसके लिए विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा, लेकिन बात को गहराई से समझें और कमेंट में अपने व्यू जरूर रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।